प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम के कक्षा 8वीं अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के प्रयास कीजिए व उदाहरण 1 से 5 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। सीधा समानुपात बच्चों क्या होता है? वह समानुपात वो अनुपात जिसके अंदर मान लीजिए कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज के साथ साथ क्या है, बढ़ रही हो उसी अनुपात के अनुसार। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल का दाम 50 रुपये है तो 2 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, 100 रुपये। तो पेट्रोल की जैसे जैसे पेट्रोल की मात्रा बढ़ी वैसे वैसे पेट्रोल के दाम भी बढ़े। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है यदि x1/y1 यानी कि पेट्रोल की मात्रा और पेट्रोल का दाम है यदि ये बढ़ रहे हैं तो x2 y2 ये बढ़ने के पश्चात जो कीमत है इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, वो बराबर आएगा बच्चों। ये क्या था हमारा सीधा समानुपात। इसके अतिरिक्त सीधा समानुपात या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, अनुकर्मानुपाती। क्या कहते हैं इसको, अनुकर्मानुपाती। ठीक है। इसी तरह हमारा बच्चों क्या है, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती बच्चों हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर होता है कि x1 y1 की गुणा बराबर है x2 y2 के बराबर हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि x1 बटे x2 मात्रा मात्रा एक तरफ और मान ली रुपए रुपए है तो एक तरफ। इसमें ऐसे मान लीजिए जैसे कि प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा बच्चों, मान लीजिए एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, उसके साथ साथ घटेगी। मान लीजिए हमारे पास 10 दिन का खाना था, कितने लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए 10 दिन का खाना है। 15 की बजाय 20 लोग हो जाए यानी कि 5 लोग और आ जाए तो 20 लोग हो गए, तो खाना ज्यादा चलेगा कम कम चलेगा, सीधा दिख रहा है हमें। तो इस प्रकार की चीजें होंगी। यदि मान लीजिए हमारी गाड़ी, हम 50 किलोमीटर जा रहे हैं, हमारा 10 लीटर तेल लगता है, यदि हम 100 लीटर जाएंगे तो सीधी सी बात हमारा तेल क्या हो जाएगा, खपत भाई उसी तेल में यदि हम क्या जाए ज्यादा जाए तो क्या जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 टॉफियां हैं, 5 बच्चों में 10 टॉफियां बांटे तो दो दो टॉफी आएंगे, 10 बच्चे हो जाएं तो टॉफी क्या जाएगी, एक एक। इसी प्रकार बच्चों हम आपके लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीधी सी बात है कि आपके पास 15 सेब हैं और आप 5 भाई बहन हैं, तो आपको कितना हिस्सा मिल रहा है, एक क्यों तीन तीन सेब। यदि आप 15 बच्चे हो जाए तो आप सबको कितना सेब मिलेगा, एक एक सेब। तो यानी कि जैसे आपकी संख्या बढ़ी आपको सेब की मात्रा घट गई। तो एक बढ़ रहा और एक घट रहा है, तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या फिर प्रतिलोम समानुपात। ठीक बच्चों, तो यही है इस अध्याय का आपके लिए परिचय। अब करते हैं हम इसके प्रयास कीजिए के सवाल नंबर 1 पर चर्चा। सबसे पहले प्रयास कीजिए में क्या था, निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए क्या x और y अनुक्रमानुपाती हैं। तो लिखिए नंबर 1, प्रयास कीजिएगा भाग 1 क्या करा है, x और y अनुक्रमानुपाती हैं नहीं, तो x बटे y बराबर है 20/40, कितना आ गया अनुपात 1/2। इसको मान लेते हम x1 बटे y1 17/34, 1:2। फिर इसको मान लेते हैं x3 बटे y3 बराबर 14/28, 7 दूनी 14, 7 14 कम 14, 14 दूनी 28। ठीक है। इसी तरह अगला हमारा क्या, x4/y4 11/22, यहाँ से जाएगा 1:2। इससे अगले को मान लेते हैं x5/y5 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x6/y6 बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 5/10, 1/2, x7/y7 बराबर 2/4, 1/2। ठीक है।
तो यहाँ से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि x बटे वाई, x1 बटे y1, x2 3 बटे y3, x4 x5 जितने भी हमारे अनुपात सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हाँ x और y अनुक्रमानुपाती है। तो लिखेंगे इसके अंदर आता है, हाँ दी गई सारणी में x और y अनुक्रमानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है बच्चों, अब भाग नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। भाग नंबर 2 में कह रहा है एक्स वाई 6 4 10 8 14 12 तो लिखेंगे यहाँ x बराबर है 6, x1 बराबर है 10, x2 बराबर है 14, x3 बराबर है 18, x4 बराबर है 22, x5 बराबर है 26 और x6 बराबर है 30। y बराबर है 4, y1 बराबर है 8, y2 बराबर है 12, y3 बराबर है 16, y4 बराबर है 20, y5 बराबर है 24, y6 बराबर है 28। अब क्या ले लेंगे बच्चों के अनुपात, x बटे वाई बराबर है 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, x1 बटे x y1 10 बटे 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, x2 बटे y2 14 बटे 12, 2 छिके 12, 2 सत्ते 2, x3 बटे y3 18 बटे 16, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, x4 बटे y4 22 बटे 20, 10 बटे 11, 2 से काटेंगे। ठीक है, x5 बटे y5 26 बटे 24, 13 बटे 12, x6 बटे y6 30 बटे 28, 15 बटे 14। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बटे y नहीं बराबर है x1 बटे y1, नहीं बराबर है x2 बटे y2, नहीं बराबर है x3 बटे y3, नहीं बराबर है x4 बटे y4, नहीं बराबर है x5 बटे y5 और नहीं बराबर है x6 बटे y6। यानी कोई भी एक अनुपात बराबर नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ कोई भी अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए x और y अनुक्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है बच्चों, अब फिर सकते हैं आपके भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई 5 8 12। तो लिखेंगे x बराबर 5, x2 बराबर है 8, x3 बराबर 12, x4 बराबर है 15, x5 बराबर 18, x6 बराबर है 20, y बराबर है 15, y2 बराबर है 24, y3 बराबर है 36, y4 बराबर है 60, y5 बराबर है 72, y6 बराबर है 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। x बटे वाई बराबर 5 बटे 15, 1 का अनुपात 3। यहाँ से x2 बटे y2 बराबर है 8 बटे 24, 1 अनुपात 3।
x3/y3 बराबर है 12/36। 12 कम 12, 12 तिये 36, 1:3। x4/y4 बराबर है 15/60, 1:4। x5/y5 है 18/72, 18 कम 18, 18 चौके 72, 1:4। x6/y6 बराबर है 20/100, 1:5। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, xy बराबर है x2 y2, x3 y3 बराबर है x4 y4, x5 y5, x6 y6। सभी अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। दूसरी क्या लिख देंगे, इसलिए x और y क्या रहेगा, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती है, क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों, सभी बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसमें अनुक्रमानुपाती। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रयास कीजिए नंबर 2 पर। प्रयास कीजिए 2 में कह रहा है, मूलधन 1000 रुपये, ब्याज दर 8% वार्षिक, निम्न सारणी को पढ़िए और ज्ञात कीजिए किस प्रकार का ब्याज चक्रवृद्धि साधारण समय अवधि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता है, परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी सारणी बनाते हैं, फिर उसको भरते हैं। तो ये बच्चों हमने अपनी सारणी बना दी है। अब क्या कह रहा है कि मूलधन हमारे पास कितना था, 1000 रुपये, दर कितनी बच्चों, 8% वार्षिक। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, साधारण ब्याज, किसके लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, क्या जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय की शक्ति 100, 80 रुपये 1 साल में। ठीक है जी, फिर साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, 1000 गुणा 8 गुणा 2/100, 8 दूनी 16, 160 रुपये। फिर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए, 1000 गुणा 8 गुणा 3/100, 240 रुपये। चलिए देखते हैं यहाँ पर 160, 240। ठीक है बच्चों, हो क्या। अब चक्रवर्ती ब्याज की बात कर लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है हमारे पास, चय ब्याज 1 वर्ष के लिए, क्या जाएगा, 1000 गुणा 1 जमा 8/100 की शक्ति 1 घटा 1000, क्या जाएगा, 1000 गुणा 4 दूनी 8, 4 जाएगा 25 पर, तो ये बन जाएगा बच्चों 25, 1 25 है 2, 27/25 की शक्ति 1 है, तो एक ही बार लिख देंगे गुणा 1000, 2500 के 100, 400, तो 2 जीरो की 2 जीरो, 2700 के 108, 10,800 घटा 1000, 10,800 नहीं होगा बच्चों, यहाँ 400 नहीं 40 आएगा। 1080 घटा के 1000 कितना जाएगा, 80 रुपये। कितना पैसा लगेगा, 80। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे क्या, 80। आप निकाल लेंगे चय ब्याज 2 वर्ष के लिए,
6 ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना जाएगा 1000 गुणा 1 जमा 8/100 की शक्ति 2 घटा 1000 1000 गुणा वही 25 ठीक है जाएगा 27/25 की शक्ति 2 घटा 1000 यहाँ से बन जाएगा 1000 गुणा 27/25 गुणा 27/25 घटा 1000 25 से जाएगा 25 और 40 पर अब 40 और 25 से कटेंगे 5 से 5 अठे 40 27 गुणा 27 गुणा 8 ये बन जाएगा बच्चों 5832 भाग 5 घटा 1000 ये बच्चों भाग करने पर बन जाएगा हमारे पास 1166.4 घटा 1000 166.40 ठीक है ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे इसको सारणी में भर देंगे ऊपर क्या लिखेंगे 166.40 ठीक है। आप निकालेंगे क्या तीसरे वर्ष के लिए क्या लिखेंगे 6 ब्याज तीसरे वर्ष के लिए 6 ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष के लिए क्या जाएगा 1000 गुणा 1 जमा 8/100 की शक्ति 3 घटा 1000 वही 2 से 25 1000 गुणा 27/25 की 3 घटा 1000 1000 गुणा 27/25 गुणा 27/25 गुणा 27/25 घटा 1000 ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 25 चौके 140 पंजे पंजे 25 5 अठे 40 अब और कुछ कट नहीं रहा तो क्या करेंगे इसको गुणा करके लिख लेंगे 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 8 गुणा करने पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 1,57,464/125 घटा 1000 ये मैं आपके लिए यही कर रहा हूँ। अब जब इसको हम 125 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,259.712 घटा 1000 तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 259.712 ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे बच्चों 259.712 अब हमें बताना क्या है इसमें कि किस प्रकार का ब्याज समय अवधि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में। प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब क्या है कि अनुपात जब आप निकालेंगे यानी कि श्वेत क्या सीधे समानुपात में है सीधा समानुपात यानी जैसे जैसे वर्ष बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो भी बढ़ रहा है यानी कि अनुपात बराबर आना चाहिए। तो यही हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे सारणी के मान उसके अनुसार लिखते हैं हम x1 1 x2 2 वर्ष x3 3 वर्ष y1 हमारा साधारण ब्याज रहेगा जो कि 80 है y2 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 260 y3 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो कि 240 है ठीक है। इसी तरह Z1 Z2 Z3 ठीक है Z1 80 Z2 166.40 और ये है 259.712। अब अनुपात देखेंगे पहले तो इसका फिर इसका और इसका x1/y1 1/80 x2/y2 2/160 2 एकम 2 वही 1/80 x3/y3 3/240 1/80 ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों बराबर किसके लिए साधारण ब्याज के
ठीक है। अब बात करते हैं x1z1 चक्रवर्ती व्याज वाले की 1/80, परंतु x2 z2 की बात करें तो 2/166 दोनों 4 शून्य, 2/16 2 3 6 2 दूनी 4, यह कितना 1/83 दोनों 2 शून्य। अब अगला है 3/x3/z3 259.712। यदि इसके अंकों का जोड़ देखें तो 2 और 1 3, इसको करना है हमें 3 से भाग। तो बच्चे 3 से भाग पूरा होगा नहीं, क्योंकि 5 और 2 7 9 और 7 16 16 और 7 21 21 22 22 और 2 23। ये 3 से भाग होगा नहीं, तो ये ऐसे ऐसे रह जाएगा। तो मैं देख सकते हैं x1/z1 नहीं बराबर है z2 नहीं बराबर है x3z3, तीनों ही बराबर नहीं है। अब तीनों ही बराबर नहीं है तो क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? यहाँ से क्या लिख देंगे? हम देख सकते हैं कि इस वाले में क्या है बराबर है, इस वाले में बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे? साधारण ब्याज, क्योंकि ये साधारण ब्याज के हैं। साधारण ब्याज समय अवधि के साथ, समय अवधि के साथ इसमें है प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता है। प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता है। ठीक है बच्चों, किसमें बदलता है? प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता है। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिएगा भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1, तो लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 हल। उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये। क्या है? कोई विशेष प्रकार का कपड़ा जिसका क्या है 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये। इसी प्रकार के 2 4 10 और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए सारणी बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों क्या, एक सारणी व्यवस्थित कर लेते हैं। सारणी के किस प्रकार हल निकलेंगे उन पर चर्चा में करेंगे। यहाँ ले लेते हैं आपके, हम लिखेंगे क्या, कपड़े का मूल्य है और एक क्या है हमारे पास है कपड़े की लंबाई। लिखेंगे कपड़े का की लंबाई, ये तो लेंगे हम ऊपर। नीचे लिखेंगे क्या, कपड़े का मूल्य। ठीक है बच्चों, ये तो लेंगे हम x, ये लेते हैं y। ठीक, तो क्या कर रहा है 5 मीटर 210 रुपये का दे रहा है। हमें बताना क्या क्या किसका मतलब 2 का और 4 मीटर का, 10 मीटर का और 13 मीटर कपड़े का। ठीक है, लंबाई किस में रही है हमारी मीटर में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना, पहले भाग नंबर 1 की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे भाग नंबर 1 के लिए, इसमें लिखेंगे माना कपड़े की लंबाई बराबर है y1। ठीक, अब यहाँ से इसको लिखेंगे, दूसरे दोबारा सारणी बनाएंगे आपके क्या लिखेंगे, कपड़े की लंबाई बराबर है बटे कपड़े का मूल्य, लंबाई किसमें मीटर में, मूल्य रुपए में, क्या है 5 से 210, 2 के लिए y1, ये बना देंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या, यदि कपड़े की लंबाई घटेगी तो उसका मूल्य भी
घटेगा। यह एक सीधा समानुपात है। यह एक सीधा समानुपात है। इसलिए x बटे y बराबर है x1 बटे y1। जैसे क्या जाएगा x बटे y तो क्या जाएगा 5/210 बराबर है x1 2/y1 का मान y1। अब इसमें क्या लिख देंगे आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 5 गुणा y1 बराबर है 2 गुणा 210। यहाँ से क्या निकाल देंगे y। क्या लिखेंगे y1 बराबर है 2 गुणा 210/5। 5 चौके 20 5 दूनी 10 तो कितना जाएगा 84। तो क्या गया 84। अब 84 क्या करेंगे यहाँ पर भर देंगे सारणी के अंदर लिख देंगे यहाँ पर क्या 84। अब अगला क्या है 4। तो इसके लिए सारणी बनाएंगे दोबारा और लिखेंगे क्या माना 84 रुपये कपड़े की लंबाई नहीं बच्चों यहाँ कपड़े का क्या माना था हमें मूल्य मानना था। कपड़े का मूल्य लंबाई दे रखी थी। अब क्या लिखेंगे फिर से क्या लिखेंगे इसके अंदर दूसरी सारणी बनाएंगे और करेंगे इस प्रकार सारणी बनाएंगे कपड़े की लंबाई कपड़े का मूल्य 5/210 4/y। क्या लिखेंगे माना कपड़े का मूल्य y3 रुपये। क्या लिखेंगे यदि कपड़े की लंबाई 5 से 4 है घटेगी तो मूल्य भी घटेगा। यह एक सीधा समानुपात है। इसलिए 5/210 बराबर है 4/y3। अब क्या लिखें इसमें आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 4 पार गुणा करने पर हमारे पास ये बन जाएगा 5 गुणा y3 बराबर 4 गुणा 210। तो y3 बराबर है 4 गुणा 210/5। 5 चौके 20 5 दूनी 10। y3 168। ठीक है यहाँ से लिख देंगे अतः कपड़े का मूल्य अतः कपड़े का मूल्य बराबर 168 रुपये। इसे सारणी में भर देंगे पीछे। अब यहाँ सारणी में लिखेंगे कितना 168। अब इसे 10 और 13 का निकाल लेंगे। इस प्रकार लिखेंगे क्या लिखेंगे माना कपड़े का मूल्य y4 रुपये। ठीक है क्या लिखेंगे यदि कपड़े की लंबाई बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। यह एक सीधा समानुपात है। क्या है सीधा समानुपात है। इसलिए x1 बराबर है x4/y4। यहाँ पर आप कह सकते सीधा क्या 5/210 बराबर है 10/y4। इसमें लिख देंगे क्या आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों 5 गुणा y4 बराबर है 10 गुणा 210। y4 बराबर है 10 गुणा 210/5। 5 चौके 20 5 दूनी 10। y4 बराबर 420।
ऐसे लिख देंगे अतः कपड़े का मूल्य 420 रुपये सारणी में भर देंगे। इसे भी कितना भर देंगे यहाँ पर 420। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बात 13 की, तो इसके लिए फिर सारणी बनाएंगे और करेंगे। इस प्रकार बना देंगे बच्चों। यहाँ क्या लिखेंगे y5, फिर y5 नहीं आएगा 13, यहाँ लिखेंगे y5। क्या लिखेंगे माना कपड़े का मूल्य बराबर है y5 रुपये। क्या लिखेंगे यदि कपड़े की लंबाई बढ़ेगी तो कपड़े का मूल्य भी बढ़ेगा। यह एक सीधा समानुपात है। क्या सीधा समानुपात है। अब सीधा समानुपात है तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, जब समानुपात सीधा सीधा है लिख देंगे क्या x1/y1 बराबर है x5/y5। 5/210 बराबर है 13/y5। क्या लिखेंगे आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 5 × y5 बराबर 13 × 210। y5 बराबर है 13 × 210/5। 500 के 20, 5 दूनी 10। यहाँ से y5 बराबर क्या बन जाएगा, y5 का माना जाएगा बच्चों कितना हमारे पास 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 और 54, 546 रुपये के लिए देंगे यहाँ पर। अतः कपड़े का मूल्य बराबर 546 रुपये। इसको क्या करेंगे सारणी में भर देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों 546। तो इसी के साथ आपकी सारणी संपूर्ण उदाहरण नंबर 1 समाप्त हुआ आपका। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों आपके उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 में बच्चों हमसे क्या करा है कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। इसकी 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया कितनी है 15 मीटर। हमें दी गई क्या है छाया, निकालने क्या हमें खंभे की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या हमें सबसे पहले देखेंगे उदाहरण नंबर 2। इसमें हम सारणी बनाएंगे। इसमें लिखेंगे क्या वस्तु की छाया की लंबाई और यहाँ वस्तु की लंबाई। ठीक है बच्चों हो जाएगा। हमारे पास दोनों किसमें बच्चों मीटर में है। तो 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। किसकी 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर। तो छाया की लंबाई होगी 10, खंभा कितना था 14। अब छाया कितनी है 15 और ये बताना है मान लेते हैं हम क्या है y1। क्या लिखेंगे माना वस्तु या किसकी निकले में पेड़ की ऊंचाई ले देंगे। वस्तु या पेड़ की ऊंचाई बराबर है y1 मीटर। क्या लिखेंगे यदि छाया की लंबाई बढ़ेगी तो पेड़ की ऊंचाई भी बढ़ेगी।
यह सीधा समानुपात है। यह सीधा समानुपात है। इसलिए क्या x1 बटे y1 बराबर है x बटे y। ये क्या x1 बटे y बराबर x बटे y। ठीक, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास x1 का मान 15 बटे y1 बराबर है xy 10 बटे 14। अब यहाँ से लिख देंगे क्या, आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों हमारे पास 15 नहीं 15 गुणा 14 छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे y1 गुणा 10 बराबर 15 गुणा 14। तो y1 बराबर 15 गुणा 14 बटे 10। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 सत्ते 14, 7 तिये, यहाँ से जाएगा हमारे पास क्या y1 बराबर 21। ठीक, तो आप क्या लिख देंगे, अतः वस्तु या पेड़ की, अतः वस्तु या पेड़ की ऊंचाई बराबर है, कितनी हुई जाएगी बच्चों, वस्तु या पेड़ की ऊंचाई कितने करने को मैंने बच्चों यहाँ पर 21 मीटर, ये बन जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 में क्या करा है, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। क्या होगा 2.5 किलोग्राम। तो क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, कागज की शीटों का भार 2.5 किलोग्राम बता रखा है, कितना बताना है 12 शीट है, तो हम क्या बताना है शीटों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे शीटों का भार शीटों की संख्या, इस प्रकार लिखेंगे। उदाहरण नंबर 3 शीटों का भार ग्राम में शीटों की संख्या। ठीक है, तो शीटों का भार ग्राम में कितना है 40 ग्राम, कितनी शीट 12, यहाँ कितना है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 किलोग्राम का क्या बनाते हैं ग्राम, तो 2.5 किलोग्राम कितने होंगे, पहले तो 2000 जमा 1/2 गुणा 1000, यानी कि 2500 ग्राम बन गया। कितना बन गया बच्चों 2500 ग्राम। तो क्या लिख देंगे 2500 बटे x, क्या लिख देंगे, मानना शीटों की संख्या बराबर है x, ये मान लिया हमने। आप क्या लिखेंगे, यदि शीटों का भार बढ़ेगा तो शीटों की संख्या भी बढ़ेगी। क्या होगा, शीटों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए यह एक सीधा, क्या ये एक सीधा समानुपात है, या फिर यह सीधे समानुपात में है। इसलिए क्या जाएगा 400 बटे 12 बराबर है 2500 बटे x। क्या लिखते हैं इसमें अब आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 40 गुणा x बराबर है 2500 गुणा 12, x बराबर है 2500 गुणा 12 बटे 40, एक शून्य से एक शून्य, 4 तिये 12, 25 तिये 75, जीरो का जीरो, कितना आ गया x 750। तो यहाँ से लिख देंगे अतः शीटों की संख्या, शीटों की संख्या बराबर है 750
शीट। ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं फिर उदाहरण नंबर 4 पर। अब चर्चा करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 4 पर। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है। वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग एक इसके लिए बनाएंगे सारणी। क्या लिखेंगे? गाड़ी की चाल और समय। नहीं बच्चों, गाड़ी की चाल नहीं बनाएंगे, इसमें लिखेंगे क्या हम 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर तय करती है। तो क्या लिखेंगे? दूरी बटे समय। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, दूरी किलोमीटर में रहेगी और समय मिनट में। तो 75 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करती बच्चों? प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। अब कह रहा है कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें बताना है। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर है x किलोमीटर। ठीक है, लिखेंगे यदि समय कम होगा तो तय दूरी भी कम होगी। यह एक सीधा समानुपात है, इसलिए 75/60 बराबर है x बटे 20। क्या लिख देंगे इसमें? आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर कितना जाएगा बच्चों? 60 गुणा x बराबर है 75 गुणा 20। x बराबर है 75 गुणा 20 बटे 60। एक जीरो से एक जीरो, दो कम दो, दो तीन 6, 3 से कट जाए कितने पर? 15 पर। x बराबर है 15। ठीक है, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 15 किलोमीटर। ये जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फिर सारणी बनाएंगे। क्या? भाग नंबर 2 के लिए तय दूरी किलोमीटर में, समय मिनट में, 75 किलोमीटर 60 मिनट में, 250 किलोमीटर कितने में करेगा वो बताना है। किसमें लिख देंगे? वाई में। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों? वाई मिनट्स में चल रहा समय, तो लिख देंगे वाई मिनट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें? यदि तय दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। लिखेंगे यदि तय दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। यह सीधा समानुपात है। क्या यह सीधा समानुपात है? इसलिए 75/60 बराबर है 250/y। ठीक है, अब लिख देंगे आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर 75 गुणा y बराबर है 250 गुणा 60। y बराबर है 250 गुणा 60/75।
25 दिए 75, 25 से कम 25, 0 का 0, 360 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 की 0, y बराबर आ जाएगा 200 मिनट, या बना देंगे इसका यही, या नहीं बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ y बराबर 200 लेके छोड़ देंगे। अब लिखेंगे अतः रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, अतः रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना गया 200 मिनट, या 200 बटे 60 करेंगे, एक 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 थी 18, ऐसे मत कीजिए, 2 से करिए 10 बटे 3, 10 बटे 3 घंटे, या 3 से 1 बटे 3 घंटे, ये जाएगा बच्चों को क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 में हमसे कह रहा है एक मानचित्र पर पैमाना 1:3 करोड़ दिया है, 2 नगर मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे देखते हैं यहाँ पर क्या उदाहरण नंबर 5, तो लिखेंगे क्या मानचित्र पर दूरी बटे वास्तविक दूरी। ठीक है बच्चों, क्या करा है 1/3 धर्म, चित्र पर दूरी है सेंटीमीटर में, और वास्तविक दूरी मैंने आपके लिए चित्र दिखा नहीं, यहाँ पर चित्र के अंदर आपका दिखाया गया है, मानचित्र के अंदर याद देखेंगे इसमें लिख रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी क्या है 4, हमें निकालनी वास्तविक दूरी क्या होगी, तो मान लेते हैं y, क्या लिखेंगे इसके अंदर माना वास्तविक दूरी बराबर y किलोमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें क्या यदि मानचित्र पर दूरी बढ़ेगी तो वास्तविक दूरी भी बढ़ेगी, यह एक सीधा समानुपात है, इसलिए 1/300 बराबर है 4/y, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, आर पर गुणा करने पर y गुणा 1 बराबर है 4 गुणा 300, y बराबर है 4 गुणा 300 1200। ठीक है, तो लिख देंगे अतः वास्तविक दूरी 1200 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक दूरी क्या रहेगी 1200 किलोमीटर रहेगी। कब, यदि जब पैमाने में दूरी कितनी हो 4 किलोमीटर है, तो वास्तविक दूरी कितनी है 1200 किलोमीटर। इसी के साथ बच्चों आपका उदाहरण नंबर 5 समाप्त होता है, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।